हेलो जी, नमस्कार साथियों। प्रज्ञा इंस्टीट्यूट में आप सभी लोगों का स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है, तहे दिल से स्वागत है। जो लोग चैनल पर नए आए हुए हैं, कृपया वह चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जिससे आपके साथ साथ आपके मित्रों को भी फायदा हो सके। चलिए, यह श्रृंखला आपके पुलिस, यूपी पुलिस, टेट, सुपर टेट, एमपीएसआई, यूपीएसआई, झारखंड एसआई, रीट, मध्य प्रदेश टेट परीक्षाओं के लिए बेहद इम्पोर्टेंट है। सभी प्रश्न यहीं से आएंगे। सभी पूछे हुए प्रश्न हैं। विगत परीक्षाओं के पूछे हुए प्रश्न आगामी परीक्षाओं के लिए बेहद इम्पोर्टेंट होते। चलिए, बिना समय गंवाए हुए शुरुआत करते हैं। जो लोग चैनल पर नए आए हुए हैं, वह चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये फायदा पहुंच सके। आप लोगों से ही चैनल चल रहा है। चलिए, शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है आपका, विराट का विलोम है। तो विराट का मतलब होता है बड़ा, और बड़ा का विलोम क्या हो जाएगा? क्षुद्र। तो देखो, तत्सम का विलोम तत्सम देना होता है। वैसे विराट के लिए छोटापन भी हो जाएगा, लेकिन तत्सम का विलोम तत्सम देना होता है, और तद्भव का विलोम तद्भव देना होता है। तो विराट का विलोम क्या हो जाएगा? क्षुद्र। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे देखो, दूसरा है अज्ञ का विलोम क्या होता है। तो अज्ञ का मतलब होता है आ का मतलब नहीं, ज्ञा का मतलब जानने वाला, जो कुछ ना जानता हो। तो अज्ञ के लिए जो विलोम होता है वो सर्वज्ञ होता है। क्या होता है? सर्वज्ञ होता है। लेकिन अज्ञ के लिए सर्वज्ञ नहीं, अल्पज्ञ के लिए सर्वज्ञ हो जाता है। अज्ञ का विलोम होता है विज्ञ। ये भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि अज्ञ का विलोम क्या होता है, तो विज्ञ। लेकिन अगर अल्पज्ञ होता, अल्पज्ञ, तो अल्पज्ञ का विलोम हो जाता है सर्वज्ञ। अल्पज्ञ का विलोम क्या हो जाता है? सर्वज्ञ। अल्पज्ञ का मतलब होता है कम जानने वाला, सर्वज्ञ का मतलब होता है बहुत जानने वाला, अज्ञ का विलोम होता है विज्ञ। ये बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, यही ऑप्शन रहते हैं। हालांकि इसने ऑप्शन एक दो कम कर दिए हैं, या अनज्ञ की जगह अनभिज्ञ ऑप्शन कर देता, तब परेशानी होती है। चलिए, प्रत्यक्ष का विलोम क्या होता है? तो प्रत्यक्ष का विलोम होता है परोक्ष। प्रत्यक्ष का विलोम क्या होता है? परोक्ष। चलिए, उपकार का विलोम क्या होता है? तो उपकार का विलोम होता है अपकार। उपकार क्या होता है? अपकार। देखो, तिरस्कार का विलोम होता है, तिरस्कार का मतलब होता है किसी की बेइज्जती करना। तो तिरस्कार का विलोम हो जाता है सत्कार। तिरस्कार का विलोम क्या हो जाता है? सत्कार। उपकार का उपकार का अपकार होता है, अनुपकार विलोम नहीं होता है। इस चीज को विशेष ध्यान देना। चलिए, निर्दय का विलोम क्या होता है? निर्दय। निर्दय मतलब बिना दया वाला। तो उसके लिए क्या हो जाएगा? सदय, दया सहित। अगर कहीं होता निर्दय, जिसमें हृदय ना हो, तो उसके लिए सहृदय शब्द हो जाता। ठीक है। सभय, सभय का मतलब भय होता है, तो उसके लिए क्या हो जाता? विलोम अभय। चलिए, अवर का विलोम क्या होता है? ये बहुत पूछे जाने वाले विलोम है। तो अवर का विलोम होता है प्रिवर। अवर का विलोम क्या होता है? प्रिवर। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। लघु, लघु का विलोम होता है वैसे गुरु। अगर स्वर के अकॉर्डिंग देखोगे तो लघु का विलोम गुरु हो जाएगा। और अगर वैसे देखा जाए तो लघु का विलोम बृहत भी होता है। बृहत, लघु का विलोम बृहत भी होता है। कनिष्ठ का विलोम वरिष्ठ होता है। कनिष्ठ का विलोम क्या होता है? तो वरिष्ठ। ऑप्शन नंबर, अवर का विलोम होता है प्रवर। उन्मेष किस प्रकार का शब्द? देखो, हमने एक तरीका तुम्हें बताया था कि यदि कहीं आधे वर्ण हो, और आधे वर्ण सॉरी यहाँ खा भी है, खा हो, तो खा तद्भव शब्द होता है। तो उनमें कैसा शब्द हो जाएगा? तद्भव शब्द हो जाएगा। क्लियर? चलो आगे चलते हैं। प्रश्न देखते रहें, सभी प्रश्न बेहद इंपॉर्टेंट है। ये उनमें पिछली बार बता ही चुके हैं। कैसा शब्द होगा? तद्भव शब्द होगा। कैसा शब्द होगा? तद्भव शब्द होगा। चलिए आगे देखो, अनभिज्ञ का विलोम क्या होता है? देखो, अनभिज्ञ का विलोम अभिज्ञ होता है। अनभिज्ञ का विलोम क्या होता है? अभिज्ञ। और ऐसे ही अज्ञ का विलोम क्या होता है? तो अज्ञ का विलोम विज्ञ होता है, और अभिज्ञ का विलोम भी विज्ञ होता है। ठीक है, अभिज्ञ का विलोम भी विज्ञ होता है,
और अनभिज्ञ का विलोम अभिज्ञ होता है। ये ऑप्शन विशेष ध्यान देना, ऐसे ऑप्शन फंस जाते हैं। अगर यहाँ प्रज्ञ की जगह वो विज्ञ लिख देता तो आपको परेशानी होती, लेकिन अनभिज्ञ का ऑप्शन हमेशा विज्ञ होता है। इस चीज को विशेष ध्यान देना। चलिए आगे देखते हैं, ऋजु का विलोम क्या होता है। तो ऋजु का विलोम वक्र होता है। ऋजु का मतलब सीधी रेखा होता है और वक्र का मतलब घुमा हुआ होता है। ठीक है, तो ऋजु का मतलब ही सीधा होता है। विरल का विलोम, इसे भी नोट कर लेना, विरल का विलोम सघन होता है। ठीक है, विरल का विलोम सघन होता है। कभी ना कभी हम आप लोगों से पूछ सकते हैं कि विरल का विलोम क्या होता है। चलिए देखते रहें आगे, बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उच्छ्वास, यहाँ देखो चा और छा दोनों एक साथ आते हैं, तो इसके लिए एक हमने नियम बताया था कि यदि ता के बाद चा या छा आए तब ता के बाद चा आता है, और यदि ता के बाद सा आए तो ता चा में और सा छा में बदल जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। उच्छ्वास का मतलब होता है निकाली हुई सांस। उच्छ्वास मतलब क्या होता है, निकाली हुई सांस। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए, साहित्य जनता की चित्रवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब है, मतलब साहित्य जनता की चित्रवृत्तियों द्वारा बनाया हुआ प्रतिबिंब है। यह पंक्ति किसकी है। तो यह पंक्ति है रामचंद्र शुक्ल की, और रामचंद्र शुक्ल ने आपको मालूम होगा हिंदी का साहित्य लिखा है। पुस्तक एक इनकी क्या है, हिंदी का साहित्य, या हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास। साहित्य का उद्भव और विकास, यह इनकी पुस्तक है, और यह 1929 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। और इस पुस्तक को हिंदी साहित्य का मील का पत्थर कहा जाता है। इस पुस्तक को हिंदी साहित्य का मील का पत्थर कहा जाता है। मील का पत्थर कहा जाता है। बेहद इंपॉर्टेंट ये पुस्तक है। ठीक है, चलिए अभी क्वेश्चन ऐसा ही कुछ पूछा गया था कि ताशी प्रथा को आगे किसने बढ़ाया। तो वहाँ आंसर ये नहीं था, लेकिन वहाँ भी बीएड में साहित्य से संबंधित ही वो प्रश्न था। छायावाद, वो मर्यादा किस युग की रचना है। तो देखो मर्यादा जो है ये छायावाद युग की रचना है। 1909 में यह पुस्तक प्रकाशित हुई थी। मर्यादा, इस पुस्तक का लेखन किया था पुरुषोत्तम दास टंडन ने। पुरुषोत्तम दास टंडन, इस पुस्तक का लेखक किया था पुरुषोत्तम दास टंडन ने। पहले यह पुस्तक इलाहाबाद से प्रकाशित होती रही, तो 1909 में यह पुस्तक प्रकाशित हुई थी मर्यादा। क्लियर हो गए। चलिए आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन दोनों ऊपर करवा चुके हैं हम। अगला देखो, संकीर्ण का विलोम क्या होता है। तो संकीर्ण का विलोम विकीर्ण होता है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। विशेष ध्यान देना, अगर कहीं सम उपसर्ग लगा हो तो उसका विलोम बनाते समय भी उपसर्ग लगा देना, आंसर सही हो जाएगा संकीर्ण विकीर्ण। ठीक है, ऐसे ही समास का विलोम बहुत पूछा जाता है। आप लोग समास का विलोम विग्रह बनाते हैं, लेकिन समास का विलोम क्या हो जाएगा, व्यास। अगर कहीं सम उपसर्ग लगा है उसका विलोम बनाते समय भी उपसर्ग लगा दो, काम एकदम सही हो जाएगा। अगला देखो, खिली हुई हवा आई, फिरकी सी आई, चली गई। यहाँ देखो, खिली हुई हवा आई, फिरकी सी आई, फिरकी सी आई। फिरकी का मतलब होता है वो क्या बोले जाता है उसे, फिरंगी। फिरंगी सी आई, फिरंगी जैसी आई। तो अगर कहीं सासी से सम है तो कौन सा अलंकार हो जाएगा, उपमा अलंकार। विशेष ध्यान देना, अगर कहीं सा सी से सम, सरिस, सम सरिस के जैसे, ठीक है,
के बराबर ऐसे शब्द आ रहे हैं तो वहाँ कौन सा अलंकार हो जाएगा? उपमा अलंकार। ठीक है। उत्प्रेक्षा में पहचान के लिए जनु जानो मनु मानो जानो मानो ये शब्द प्रयोग हो जाते हैं। अनुप्रास में कोई वर्ण बार बार आता है वह अनुप्रास अलंकार हो जाता है। चलिए, पापी मनुज भी आज मुख से राम नाम लेते हैं, यह बात कैसी लग रही है? सुनने में विरोध जैसी हो रही है, तो यह अलंकार कौन सा हो जाएगा? विरोधाभास अलंकार। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला देखो, ठेठ हिंदी के ठाठ किसकी रचना है? तो ठेठ हिंदी के ठाठ अयोध्या सिंह उपाध्याय। अयोध्या सिंह उपाध्याय, इसीलिए अयोध्या सिंह उपाध्याय को ठेठ हिंदी का ठाठ कहा जाता है। अयोध्या सिंह उपाध्याय का एक उपन्यास है, बेहद इंपॉर्टेंट उपन्यास है, प्रिय प्रवास। खड़ी बोली हिंदी में लिखा ये पहला उपन्यास है। लिखना चाहो लिख लेना, खड़ी बोली हिंदी में लिखा पहला उपन्यास। खड़ी बोली हिंदी में लिखा पहला उपन्यास है प्रिय प्रवास, और इसके लेखक भी अयोध्या सिंह उपाध्याय है। ठीक है। हिंदी की किशोरी दास वाजपेयी को हिंदी का व्याकरण लिखा है इन्होंने, समांतर शब्दकोश लिखा है इन्होंने। ठीक है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने इन्होंने हिंदी साहित्य के नामकरण दिए हैं, जैसे प्राचीन को अपभ्रंश को, उत्तरी अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहा है चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। चलिए आगे चलते हैं, प्रश्न सभी इंपॉर्टेंट है, एक एक करके देखते रहिए। निम्न में कौन सी जीवनी है? अब की बार उसने जीवनी पूछी है। देखो, अतीत के चलचित्र, ये क्या है? रेखा चित्र। चिंतामणि क्या है? कहानी। आवारा मसीहा, यह क्या है? जीवनी। नीड का निर्माण, फिर यह है आत्मकथा, और यह आत्मकथा है हरवंश राय बच्चन की। किसकी है? हरवंश राय बच्चन की। आवारा मसीहा जो लिखी है, आवारा मसीहा शरद चंद्र की जीवनी है। आवारा मसीहा के लेखक बहुत पूछे जाते हैं, तो आवारा मसीहा के लेखक हैं विष्णु प्रभाकर। आवारा मसीहा के लेखक हैं विष्णु प्रभाकर। आवारा मसीहा के लेखक हैं विष्णु प्रभाकर। चलिए आगे चलते हैं। आवारा मसीहा के लेखक हैं विष्णु प्रभाकर। ठीक है। चलिए, और आवारा मसीहा जो ये जीवनी है, यह शरत चंद्र की है। किसकी है? शरत चंद्र की। शरत चंद्र की जीवनी है आवारा मसीहा। हिंदी साहित्य के काल विभाजन कौन सा नहीं है? तो आधुनिक काल है, भक्ति काल है, रीत काल है, लेकिन संयुक्त काल विभाजन नहीं है। चलिए आगे देखते हैं, और भक्ति काल को लिख लेना ब्रैकेट में। भक्ति काल को ब्रैकेट में लिख लेना। भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है। भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है। भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है। चलिए आगे चलते हैं। ब्रज भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ? देखो, ब्रज भाषा पश्चिमी हिंदी में बोली जाती है, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है, और पश्चिमी हिंदी का जो विकास हुआ है वह किससे हुआ है? सौर सैनी अपभ्रंश से। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर।
चलिए आगे देखो, बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। देखो पंचवटी, 5 वटों का समूह, 5 वटों का समूह या कौन सा हो जाएगा, द्विगु समास। करोड़पति, करोड़ों का पति, तो करोड़ों का पति या कौन सा हो जाएगा, तत्पुरुष समास। चरण कमल, कमल वो चरण कमल के समान, चरण कमल के समान तुलना हो रही है, तो कर्मधारय समास। कौन सा हो गया, चतुर्भुज, 4 भुजाएं हैं जिसकी, अर्थात ब्रह्मा जी। समास कौन सा हो जाएगा, बहुब्रीहि समास। चलिए आगे चलते हैं। खिड़की कैसा शब्द है, तो देखो खिड़की देशज शब्द है। कहाँ चला गया, खिड़की। 2-4 देशज शब्द लिख लो। देशज शब्द, देशज शब्द जैसे खिड़की, तेंदुआ, खिड़की, तेंदुआ, जूता, चप्पल, जूता, चप्पल, चुनरी, चुनरी, घोटाला, घोटाला की हमी जनक है, चिड़िया। ये सभी शब्द कैसे हैं, देशज शब्द हैं। चलिए, हंस पत्रिका के संपादक कौन थे, देखो पहले हंस पत्रिका का जो संपादन किया है मुंशी प्रेमचंद ने किया है। मुंशी प्रेमचंद के बाद इनके पुत्र अमृत राय ने, इनके पुत्र थे अमृत राय। हंस पत्रिका का संपादन किया है और लास्ट में इस हंस पत्रिका का संपादन किया है राजेंद्र यादव ने। किसने, राजेंद्र यादव ने। मुंशी प्रेमचंद के बाद इनके पुत्र थे अमृत राय, इन्होंने भी हंस पत्रिका का संपादन किया है। और सबसे लास्ट में हंस पत्रिका का जो संपादन किया है वो किसने किया है, राजेंद्र यादव ने। चलो आगे देखते हैं। अकल का दुश्मन, अकल का दुश्मन किसे कहा जाता है, देखो मित्र को कहा नहीं जाएगा, महापंडित को कहा नहीं जाएगा, शत्रु को कहा नहीं जाएगा। अकल का दुश्मन मतलब महामूर्ख व्यक्ति। आगे, कामायनी महाकाव्य के लेखक कौन है, तो जयशंकर प्रसाद। कौन है, जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद के 2-4 उपन्यास ही लिख लो। अब उपन्यास याद आ गया एकदम, तो कंकाल, कंकाल, तितली और इरावती। कंकाल, तितली, इरावती। और इरावती, इरावती अधूरा उपन्यास है, अधूरा उपन्यास है। ठीक है, कंकाल, तितली, इरावती, इरावती अधूरा उपन्यास है। और जिनकी 1-2 रचनाएं हैं, आंसू, कामायनी, लहर, झरना, ठीक है, ध्रुव स्वामिनी, अजात शत्रु, ये सभी जयशंकर प्रसाद के महाकाव्य है। पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है, तो पृथ्वीराज रासो आदिकाल की रचना है। कब की है, आदिकाल की। और पृथ्वीराज रासो के जो लेखक हैं, पृथ्वीराज रासो के लेखक हैं वो है चंद्रवरदाई, चंद्रवरदाई। पृथ्वीराज रासो में चंद्रवरदाई ने लिखा है, पृथ्वीराज के बारे में लिखा हुआ है। तो इसलिए पुस्तक कौन सी है, आदिकालीन। और यह पुस्तक जो है आदिकालीन वीर रस से संबंधित है। किससे, वीर रस से संबंधित है, वीर रस से संबंधित है, वीर रस से संबंधित है। चलिए, आज थोड़ा आपको ये पंक्ति दी गई है और इस पंक्ति में देखना है कि कौन कौन से प्रश्न 3-4 पूछे गए हैं। सभी प्रश्नों के उत्तर देना है। अब न गहरी नींद में तुम सो सकोगे, गीत गाकर मैं जगाने आ रहा हूँ। वो क्या कह रहा है, तुम गहरी नींद में नहीं सो सकोगे क्योंकि मैं गीत गाकर तुम्हें जगाने आया हूँ। अतल अस्ताचल तुम्हें जाने न दूंगा। अतल बिना रास्ते के, अस्ताचल का मतलब होता है सूर्य के जलते समय, तुम्हें जाने नहीं दूंगा। अरुण उदयाचल सजाने आ रहा है, मतलब अरुण मतलब सूर्य है,
वह उदय से सजाने आ रहा है। कल्पना में आज तक उड़ते रहो तुम, कल्पना में उड़ते रहो, साधन से सिरहाकर मुड़ते रहो तुम, अभी अब तुम्हें आकाश में उड़ने न दूंगा। अब आकाश में नहीं, आज धरती पर बस जाने आ रहा हूँ। मतलब आकाश में उड़ने के लिए वो नहीं कह रहा है, क्या कह रहा है, धरती पर बसाने के लिए बात कह रहा है। वो यहाँ से दो तीन चीजें समझ लो। गहरी नींद में सोने के लिए तुम्हें जगा रहा है, सूर्य अस्त होने का वो संदेश दे रहा है, उदय होने के लिए कह रहा है, ठीक है। और आकाश में उड़ने नहीं दूंगा, मतलब इसका है कि जो आपके झूठे ख्वाब हैं उनको ये नष्ट करने के लिए क्या कह रहा है। तो आज धरती पर बसाने की बात कह रहा है। चलो देखो प्रश्न यहाँ क्या क्या है। गहरी नींद में सोने का अर्थ क्या है, बेखबर चिंता युक्त सोना, क्योंकि चिंता है नहीं, वो मस्त होकर सो रहा है। कहते हैं गहरी नींद में सो रहे हो क्या, तो बेखबर होकर सोना। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, बेखबर होकर सोना। आगे, कभी लोगों को कहीं नहीं जाने देगा, कहीं नहीं जाने देगा, कभी लोगों को, इसका मतलब क्या हुआ कि वह कहाँ नहीं जाने देगा, गहराई में नहीं जाने देगा, इसका कोई मतलब नहीं है। पाताल में नहीं जाने देगा, इसका कोई मतलब नहीं है। जहाँ सूर्य अस्त होता है वहाँ नहीं जाने का, कोई मतलब नहीं है। कभी लोगों को कहीं नहीं, कहाँ या कहीं नहीं, कहाँ शब्द है, कभी लोगों को कहाँ नहीं जाने देगा, या कहीं की जगह क्या है, कहाँ शब्द है। कभी लोगों को कहाँ नहीं जाने देगा, तो पतन की राह पर, क्योंकि जब वह कह रहा है कि जगा रहे हैं, जगा रहे का मतलब है जो आप रास्ते से भटक रहे हैं उस रास्ते पर लेकर आ रहा है, तो पतन की राह पर नहीं जाने देगा। चलिए आगे देखो, कभी किस तरह के व्यक्तियों को संबोधित कर रहा है। कभी भी देखो, जो आकाश की ऊंचाइयों को छूना चाहते हैं, नहीं। जो आराम से लेटे होने के लिए तो है, जो अत्यधिक प्रेरित है, नहीं। जो बहुत परिश्रमी, नहीं। जो जीवन की कठोर वास्तविकताओं से बेखबर है, जिन्हें जीवन के बारे में कोई खबर ही नहीं है, कभी ऐसे व्यक्तियों को क्या कर रहा है, जगा रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए, कभी लोगों को क्यों जगाना चाहता है। कवि का दायित्व है, कोई मतलब नहीं दायित्व का। ताकि लोग कविता सुन सकें, कोई मतलब नहीं। ताकि मनुष्यों में गतिशीलता आ सके और वे प्रगति के पथ पर आगे बढ़ सके। कवि का पर्पज क्या है कि जब लोग जाग जाएंगे तो उनके अंदर गतिशीलता हो जाएगी और वो आगे बढ़ जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आगे, अतल अतुरा अरुणाचल तुम्हें जाने नहीं दूंगा। यहाँ अरुणाचल नहीं है, अरुणाचल तुम्हें जाने नहीं दूंगा। देखो आवरण दो बार आया है, तो यहाँ कौन सा अलंकार हो जाएगा, अनुप्रास अलंकार। और अनुप्रास में भी अगर पूछा जाएगा तो अनुप्रास में एक वर्ण केवल जब दो बार आए तो वहाँ कौन सा हो जाता है, 6 का अनुप्रास अलंकार। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए धन्यवाद। इतिश्री शेष आगे क्लास में। आज के लिए इतना ही। सभी प्रश्न इम्पोर्टेंट थे। जो लोग चैनल पर नए आए हुए हैं कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जिसके लिए आपके साथ साथ आपके मित्रों को भी फायदा हो सके।